हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। सो बच्चे, जैसे कि कल 17 तारीख है और कल नीट का एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग बड़े स्ट्रेस में होंगे, कई ट्रैवलर कर रहे होंगे अपनी जो जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स बने हैं। सो बच्चों, अभी तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको एक ब्रीफली वैल्यू में हम लोग आप लोगों को एक फार्मूलाज का एक कैप्सूल दे रहे हैं कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप सभी फॉर्मूला छोटी सी वीडियो में जो है रिवाइज कर सको। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डील करवाने जा रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने बेसिकली इसमें कैसे इसको स्टडी करना है वो देखिए ज़रा बच्चों। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो हमारे पास आना है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए स्पीड ऑफ लाइट में हमारे पास सी का वैल्यू है 3 × 10⁸। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रहता है 6.63 × 10⁻−34। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमको लोगों को पता है 6.67 × 10⁻11 होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास 1.38 × 10⁻−23 जूल पर केल्विन रहता है। मूलर कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास जो होता है, मूलर गैस कांस्टेंट रहता है वो 8.314 रहता है। एवोगैड्रो नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोल्स के बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 6.023 × 10⁻23 होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 - 1.6 × 10⁻⁻19। परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम 4 × 10⁻⁷। परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम 4 × 10⁻⁷। परमिटिविटी हमारे पास होती है 8 × 85 × 10⁻12 रहती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कूलम कांस्टेंट आ जाता है 1/4πε0, उसका वैल्यू है। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 रहता है। मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.6726 × 10⁻27 रहता है केजी में। मास ऑफ न्यूट्रॉन रहता है, एटॉमिक मास यूनिट 1.66 × 10⁻27। इसके बाद एटॉमिक मास यूनिट अभी कन्वर्जन बड़ी आती है बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन में, 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास 5.67 × 10⁻8 रहता है। रिडबैक कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास 1.097 × 10⁻7 रहता है पर मीटर के विद रिस्पेक्ट टू। बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू 9.27 × 10⁻24 जूल पर टेस्ला रहता है मैग्नेटिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू। बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू 0.529 × 10⁻10 है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर का वैल्यू जो रहता है हमारे पास बेटा 1.01325 × 10⁻5 पास्कल रहता है। इसके बाद हमारे पास वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है, जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस के ऊपर भी आते हैं, उसके फॉर्मूलाज में आपको ड्राइव करवाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। 2.9 × 10⁻3 इसका जो है वैल्यू रहता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा जी वेक्टर्स। वेक्टर्स की नोटेशन सबसे पहले ए कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, जे कैप और के कैप में रहता है। और इसमें आप लोग मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका मॉड ले सकते हैं विद स्केयर। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि ए बी कॉस थीटा रहता है, और अगर आप लोगों ने दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आई क्रॉस जो हमारे पास जे वेक्टर है वो के कैप के बराबर में, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, सपोज करिए हमारे पास जे क्रॉस आई दे रखा है, तो वो माइनस के होगा। मतलब क्लॉकवाइज में सारे वेक्टर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर, और एंटी क्लॉकवाइज में सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बहुत माइनर सा फर्क होता है। हमारे पास ये होएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एवरेज का, और इसका भी टोटल अपॉन टाइम आ जाएगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट टू। इंस्टेंटेनियस में भी dr by dt, और इसमें भी रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time in terms of acceleration of instantaneous, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग इक्वेशंस पढ़ रखे हैं बच्चों हमेशा। v is equal to u plus at पढ़ रखा है पहली इक्वेशन। s is equal to ut plus half at square होता है। v square minus u square is equal to 2as होता है। relative velocity अगर a के हमने b का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू a तो va minus vp होगा, अगर उसका वाइस एंड वर्सा करेंगे तो vb minus va आ जाएगा। यहाँ पर बहुत क्वेश्चन की बच्चों को आती है
ऐसी वर्मा सर का ऐसी वर्मा सर का जो हमारे पास मॉकी प्रॉब्लम होता है उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा जी हमारे पास जो आ रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसके फॉर्मूला जो हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग बात करेंगे, यूटी प्लस कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, वेयर जी इज एक्सेलरेशन। अगर हम लोग उसको इन टर्म्स ऑफ और ज्यादा आगे निखारना चाहें तो टी का वैल्यू यहाँ से निकाल के एक्स इक्वल टू यूटी कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। टाइम पीरियड हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बॉडी कितनी देर टाइम हवा में रही है तो 2u sin थीटा बाई जी रहेगा। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रह सकता है। रेंज इसको बोलते हैं। अगर बॉडी हमने फेंकी है ऊपर तो कितनी हाइट तक गई है, वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी बेटा उसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो होगा हमारे पास न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन उसमें सबसे पहले हम लोग जो डील करेंगे बच्चों वो हमारे पास आएगा लीनियर मोमेंटम की, क्योंकि लीनियर मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट टू ही न्यूटन्स के लॉ जो है वो आगे जनरेट होते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ना चाहें, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अपने आप मूव नहीं कर सकती जितनी देर उसके ऊपर जो है फोर्स नहीं लगती। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड force. The rate of change of linear momentum per unit time is called force. और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एफ अगर ए बी उसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो इन रिवर्स में बी ए के ऊपर उसका रिएक्शन करेगा, मतलब उसका विद नेगेटिव विद अपोजिट साइन। अगर ए बी इधर ए फोर्स लगा रहा है इस तरफ बी के ऊपर और बी रिटर्न में उसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है। इसमें हम लोग एक स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं और एक काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो म्यू एस होता है ना, म्यू एस इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब स्लाइडिंग वाले आपने क्वेश्चंस कई किए होंगे कि एक स्लाइड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने एक बॉडी रखी है वो स्लाइड कर रही है या जस्ट मूव टू जस्ट स्टार्ट होने लगी है स्लाइड करना। जो जब रुकी है तो हम स्टैटिक लगाएंगे, चल रही है तो कौन सी लगेगी, काइनेटिक वाला लग जाएगा। बैंकिंग ऑफ रोड वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास tan थीटा जो रहता है वो v स्क्वायर बाई आर जी रहता है और इसको हम लोग आगे जो है इसको और ज्यादा ड्राइव कर सकते हैं, म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। फिर से म्यू क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास आएगा बेटा एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई बड़ा सिंपल सा रिलेशन। और हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई आर। एक क्वेश्चन इसमें आता है हमारे पास जब बॉडी मूव करती है एंगुलर सर्कल में, इसके ऊपर वो क्वेश्चन बनता है हाइट विद रिस्पेक्ट टू बॉटम और लो के ऊपर, वो बॉटम और सॉरी हाई के ऊपर। तो एक रहता है हमारे पास स्यूडो फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स जो होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ द मास इनटू एक्सेलरेशन, हल्का सा फोर्स। और हमारे पास एक आती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन रहती है माइनस वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वो आउटवर्ड की तरफ मूव करती है। इसके बाद बेटा हम लोग जो डील करने जा रहे हैं मिनिमम स्पीड ऑफ द वर्टिकल साइकिल। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरूर आप लोग इसको माइंड में बना के रखना एक्चुअल में ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इसके ऊपर मिनिमम स्पीड अगर हम लोग डील करेंगे ना तो हमारे पास इसमें क्या रहेगा, मिनिमम स्पीड के लिए रहता है रूट ऑफ 5gl। इसको लिख डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैप्सूल। जो न्यूमेरिकल्स जो आपको फॉर्मुलेस बता रहा हूँ ना सारे क्वेश्चंस के, ये कैप्सूल है बहुत बढ़िया आपके लिए, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके लिए। सो इसको पूरा एक बार अच्छी तरह से वीडियो सारा देख लेना, क्योंकि मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका जो मैं पूरा का पूरा पीडीएफ भी है जो डाल, ठीक है। और ये आ गया v मिनिमम और ये आपके पास आ गया बॉटम के ऊपर फोर्स और ये आ गया v मिनिमम टॉप के ऊपर रूट ऑफ gl। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉनोनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम जो रहता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। उसमें जो एंगल रहता है ना बेटा, एंगल जिसके विद रिस्पेक्ट टू वो हमारे पास जो बॉब है वो मूव करता है एक सर्टेन पॉइंट तक, वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ रहा है वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन। वर्क पावर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, और कल हम जो है एक पेपर का एनालाइज करके जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे उसके सॉल्यूशन की भी। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वर्क पावर एनर्जी का हम लोग बात करने जा रहे हैं। वर्क हम लोगों को पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है एफ एस कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम पी स्क्वायर, और उसको अगर हम मोमेंटम की टर्म में लिखें तो पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो वो फोर्स जो रहता है वो नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स रहता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के लिए बात करेंगे तो एम जी एच रहेगा, और स्प्रिंग के लिए बात करेंगे तो हाफ के एक्स के रहेगा। जो एक्स रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और जो के रहेगा बच्चा वो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। वो क्या होगा हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। और याद रखना, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो टोटल फोर्स रहती है वो नेट होती है जीरो, क्योंकि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चा जो हम लोग पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू, मैंने लिखा है डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब है चेंज इन एनर्जी, और इसमें इनिशियल माइनस फाइनल नहीं आना, फाइनल किनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल किनेटिक एनर्जी जो है हम लोगों ने इसमें बेटा यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होती है द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम लोगों ने बेटा यहाँ पे डील करना है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने यहाँ पर डील करना है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो पावर हमारे पास सबसे पहले रहती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, और एक इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर कुछ कोई किसी एंगल से हमने पावर निकालनी है तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करके एफ वी कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बेटा पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास में हमारे पास इसके सिंपल सिंपल फॉर्मूले जो हैं कि एम इंटू आर आई। आर आई का मतलब क्या रहता है, उसका डिस्टेंस, और एम क्या है, मास। मतलब किसी भी बॉडी का आपने सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप उसका मास इनटू उसका डिस्टेंस अपॉन टोटल मास से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का आ गया। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं सपोज करिए, और उसको हमने एक सेपरेट किया हुआ एक सर्टेन डिस्टेंस आर के साथ, तो अगर आप लोग हमारे पास इसके दो फॉर्मूले बेसिकली बनते हैं। अगर आप m2 का निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगेगा, m1 r1। मतलब अगर आप m2 का निकालना चाहते हो तो ऊपर m2 मिनटू आर उसका डिस्टेंस अपॉन उसका टोटल मास, और सिमिलरली m1 के केस में m1 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है ट्राइंगल और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, वो हाइट का 1/h/3 होता है। और सेमी रिंग का बात करेंगे तो डबल ऑफ इट्स रेडियस रहेगा, डबल ऑफ इट्स रेडियस रहेगा। और इसके बाद हमारे पास बात चलेगी सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में, वो होगा 2r, मतलब डबल ऑफ रेडियस अपॉन पाई। सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क और रिंग में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4r/3 पाई। अगर हम हेमिस्फेरिकल शेल का बात करेंगे तो वो रहेगा r/2, रेडियस का हाफ रहेगा बच्चों। सॉलिड सेमीस्फेयर का बात करेंगे जिसमें मतलब कुछ अंदर मटेरियल है, उसका होता है 3r/8। कितना होता है, 3r/8। अगर हम कोन का हाइट निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस तो वो रहता है h/4। अगर आप होलो कॉन का निकालना चाहते हैं तो वो होगा h/3। इसको ध्यान से लिखना, बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं, सॉलिड की जगह पर होलो का लगा देते हैं और होलो की जगह के ऊपर सॉलिड का लगा देते हैं। तो हमारे पास सॉलिड के लिए h/4 है और होलो के लिए h/3 है, ठीक है। इसके लिए हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन। मोशन आ गया तो ऑब्वियस है वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m1 mi/vi। तो जितना भी टोटल हम लोगों को सिस्टम में जितने पार्टिकल दिए हैं वो सबका सभी का वेलोसिटी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और उसको डिवाइड किससे करना होगा, मास से। और आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं बच्चों। तो मोमेंटम किसके बराबर में आ सकता है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकालोगे, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, जितना एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है अपॉन टोटल मास कर दीजिए। उसके बाद आ गया इंपल्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंपल्स। इंपल्स हमारे पास क्या होता है बेटा, इंपल्स हमारे पास होता है शॉर्ट टाइम फोर्स। इंपल्स हमारे पास क्या रहता है, शॉर्ट टाइम फोर्स रहता है। शॉर्ट टाइम फोर्स का इसमें बेटा हमारे पास मतलब रहता है कि अगर ये कुछ समय के लिए एक क्रिकेटर है, उसने अगर बॉल को हिट किया है तो कुछ समय के लिए वो जितनी उसने फोर्स लगाई है इसकी वजह से वो एयर में रहेगी। आफ्टर ग्रेविटी का उसका ग्रेविटी का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा तो बॉडी जो है वो सीधा
नीचे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला रहता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे वेक्टर के साथ। उसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाता है कोलिजन। अब कोलिजन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है वन डिमेंशन, एक होती है टू डिमेंशन, एक होती है इलास्टिक, एक होती है इन इलास्टिक। तो मैं सबसे पहले आपको कोलिजन जो है वो इलास्टिक के लिए बताऊंगा, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में डील करूंगा। इसमें हमारे पास दो चीजें कंजर्व रहेंगी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में। अगर हम मोमेंटम का बात करेंगे तो आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि बिफोर कोलिजन में हमारे पास v1 और v2 वेलोसिटीज हैं ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, और जब दोनों बॉडीज कोलाइड कर गई तो उसका जो वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं, v1 डैश एंड v2 डैश। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाले कंपेयर कर दिए। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का लगाया तो काइनेटिक एनर्जी वाले कंजर्व कर दिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस पे याद रखना बेटा, डायरेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अगर तो हमारे पास कोलिजन प्रॉपर्ली इलास्टिक है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रहेगा 1, और अगर इन इलास्टिक है तो रहेगा 0। अगर हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है, मतलब v2 रेस्ट के ऊपर है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो फर्स्ट पार्टिकल की होगी वो नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। और अगर हमारे पास v2 0 है और m1 बड़ा है तो हमारे पास जो v2 रहेगा, जो नई वेलोसिटी आएगी वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की होगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप जरूर लिख लेना कि v1 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1 जब हमारे पास सेकंड वाला बॉडी जो है वो भारी है, और अगर फर्स्ट वाला बॉडी भारी है तो v2 डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1। अगर हम इलास्टिक कोलिजन का बात करें जब मासेस बराबर में है, ये तो हमने केस करे कि एक बड़ा है एक छोटा है, अगर बराबर में है तो v1 डैश आ जाएगा v2 के बराबर में और v2 डैश आ जाएगा v1, मतलब वेलोसिटीज जो है वो इंटरचेंज कर दी जाएंगी, वेलोसिटी जो है वो खुद ही इंटरचेंज जो है वो हो जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने बेटा अभी स्टडी करना है रिजिड बॉडी के बारे में। ये बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो इसके तीन फॉर्मूले मैंने एक ही विद रिस्पेक्ट टू लिख दिए हैं। एंगुलर वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर टाइम करोगे। अगर आप इंस्टेंटेनियस के लिए निकालना चाहते हो तो डी थीटा बाई dt कर दोगे। अगर आप लीनियर और एंगुलर का रिलेशन निकालना चाहते हो तो v इज इक्वल टू r ओमेगा बनता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम। अगर आप इंस्टेंटेनियस के लिए निकालना चाहते हो डी ओमेगा बाई dt, और अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो लीनियर हमारे पास क्या बनता है, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ठीक है, और उसके बाद हम रोटेशन पे आ गए हैं। रोटेशन विद एक्सिस, जब भी रोटेशन आता है तो बच्चों को बड़ा बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही इक्वेशन ही हमारे पास जो दे रखी है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास तीन इक्वेशन हम लोगों ने करी थी लीनियर मोशन में, v is equal to u plus at और s is equal to ut plus half at square और v square minus u square is equal to 2as। सिर्फ आपने v को फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से और इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से रिप्लेस करना है और एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ रिप्लेस करना है और कुछ नहीं, और आपका सारा जो है रोटेशन हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो होता है उसका फॉर्मूला समीशन ऑफ m1 आर आई का स्केयर, और एक हमारे पास आता है आर स्केयर इनटू स्मॉल मास, और इनके सभी के छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने एक ही चार्ट के ऊपर जो बना के आपको दे रखे हैं। अगर रिंग है तो एम आर स्केयर है, डिस्क है तो हाफ एम आर स्केयर है, अगर शेल है तो 2/3 एम आर स्केयर है, अगर हमारे पास स्फीयर है 2/5 है एम आर स्केयर है, अगर हमारे पास रॉड है तो 1/12 एम आर स्केयर है, अगर होलो सिलेंडर है तो एम आर स्केयर है, अगर हमारे पास सॉलिड है तो 1/2 एम आर स्केयर है, और इस तरह से रेक्टेंगल का भी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर आ रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करेंगे। पैरेलल एक्सिस में इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास प्लस हमारे पास क्या बन जाता है उसका m इंटू डी स्क्वायर, उसका पूरा डिस्टेंस। परपेंडिकुलर एक्सिस का बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के सम के बराबर में होगा, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो इट इज द सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू द थर्ड। अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन का बात करेंगे, इनर्शिया अपॉन मास कर दिया जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का बात करेंगे तो r इंटू पी, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क का बात करेंगे तो हमारे पास बेटा जी टॉर्क जो होती है वो आ जाती है r क्रॉस एफ, रेडियस इनटू फोर्स, और टॉर्क हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम भी रहता है जो dl/dt रहता है, और टॉर्क हमारे पास इनर्शिया इनटू जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बात करेंगे, उसमें टॉर्क जो रहता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एल क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर हम इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो टोटल नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगेगा वो जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर करेंगे, मतलब आई क्या हो गया इनर्शिया और ओमेगा स्क्वायर हो गया उसका एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम डायनामिक्स का बात करें तो डायनामिक्स में क्या रहता है, टॉर्क इज इक्वल टू inertia into acceleration, force mass into acceleration, momentum mass into velocity, kinetic energy half mv square plus half, मतलब ये जो kinetic energy है जो दोनों का है, दोनों का कहने का मतलब एक लीनियर और एंगुलर दोनों का। और अगर हम लोग बात करें कि एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम है ICM इनटू ओमेगा प्लस RCM प्लस मोमेंटम, मतलब हमने एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों को सम करके लिख दिया। उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को क्वेश्चन आते होते हैं, ये वाले कल आप पेपर में भी देखोगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स F G m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास माइनस जी एम एम बाई आर रहता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर रहता है। अगर हम वेरिएशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ करते हैं तो हमारे पास G इंटू 1 माइनस एच बाई आर होगा। अगर हम वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू द हाइट करते हैं तो हमारे पास 1 माइनस टू एच बाई आर होगा। अगर हम इफेक्ट ऑफ नॉन स्फेरिकल अर्थ स्पेस की शेप ऑन द अर्थ की करते हैं तो ग्रेविटी जो है वो पोल के ऊपर ज्यादा रहती है इक्वेटर के विद रिस्पेक्ट टू। और ये वाला जो मैंने पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट दे रखा है, आपको बुक में कम ही मिलेगा कि आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ माइनस रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 21 किलोमीटर। और इसके बाद बेटा जी हमारे पास इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ एपरेंट वेट का बात करते हैं। तो एपरेंट वेट का जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसमें हम लोग आ जाएगा हमारे पास एम जी डैश, मतलब जी डैश का मतलब है वो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, और जब बॉडी टुवार्ड्स ही सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू जितना एंगल बन रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट क्या कहती है, जी एम बाई आर, और एस्केप वेलोसिटी क्या है 2gm/r। ये दोनों वेलोसिटीज के ऊपर बच्चा कल आपको क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास कैप्लर्स के लॉ आ जाते हैं। कैप्लर्स के लॉ ये जो पहला लॉ है ऑर्बिट का, ऑर्बिट क्या कहता है कि अगर एलिप्टिकल पाथ विद सन एट द फोकस, मतलब इस सन को आप फोकस मान लीजिए और उसका जो हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और हम ये मानते हैं कि सारे प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड, क्योंकि सेकंड में हम लोग एरियल वेलोसिटी का बात करेंगे और इसमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। और इसमें जो अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है, ऑब्वियस है कि जो मोमेंटम होगा फिर एंगुलर वो भी क्या रहेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या होगा, जीरो के बराबर में होगा। और सिंपल मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब एल हमारे पास कांस्टेंट होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके बाद बेटा हम लोग टाइम पीरियड का बात करेंगे। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड, मतलब द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अगर हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट में बात करें तो 4 पाई स्क्वायर जी एम इंटू ए क्यूब का बात करेंगे। जो ए रहेगा वो सेमी मेजर एक्सिस का रेडियस रहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात कर रहे हैं, बॉडी ऑसिलेट करती जा रही है। हुक्स लॉ का बात करेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। एक्सेलरेशन अगर हम लोग बात करें तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर हम उसको स्प्रिंग कांस्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो माइनस ए एम इंटू एक्स और इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर हम टाइम पीरियड का बात करें, अगर हम टाइम पीरियड का बात करें तो वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और हमने ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया m बाई के, वेयर m इज मास एंड k इज द, मतलब हमको m को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनर्शियल फैक्टर और k को बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट का बात करा है तो वेव इक्वेशन आ जाती है एक a sin ओमेगा t, और कुछ बॉडी जो है वो किसी सर्टेन एंगल से मूव कर जाती है तो वो क्या बन जाती है हमारे पास फाई, उसमें एंगल क्या बन जाता है फाई। तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगी ना टोटल, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा a sin ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगी। वेलोसिटी का बात करें तो v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। तो उसमें हमारे पास जो एक नेट फॉर्मूला बन जाता है a माइनस एक्स, वेयर a इज एम्पलीट्यूड एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, और जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहेगा, सो उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। और वेलोसिटी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगाया है। इसके बाद बच्चा जी मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास एम पी स्क्वायर। टोटल एनर्जी आप लोग जानते हैं, अगर सर्कुलर का बात करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है और ए हमारे पास क्या है बेटा जी एम्पलीट्यूड। उसके बाद आ गया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का तो हमने बड़ा सारा क्वेश्चन भी कर रखा है, आपने करा भी होगा, इसके आने में है टी इज इक्वल टू 2 पाई
इंटू एल बाई जी। फिजिकल पेंडुलम का बात करेंगे तो हमारे पास इनर्शिया अपॉन एमजीएल आ जाएगा। टॉरसियल पेंडुलम का बात करेंगे तो हमारे पास इनर्शियल अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ये तीनों फॉर्मूले लिख डालो, एक इसमें से जो पेंडुलम के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन जो है बच्चा बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद आ गया स्प्रिंग, अगर हमने सीरीज में लगा रखे हैं तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएंगे 1/k1 प्लस 1/k2, अगर पैरेलल में लगा रखे हैं तो आ जाएंगे k1 प्लस k2। ये कुछ आपको रेजिस्टेंस और जो मैंने पढ़े हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने और +2 की करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस सीरीज वाले में और पैरेलल वाले में रेजिस्टेंस इन सीरीज और कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल वाले में उसी तरह का ये जो रिजेंबल्स मैंने दिया है, ठीक है। उसके बाद आ गया सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स में हमारे पास बेटा एक सिंपल सा एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट हम लोग याद रखेंगे कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और उसमें एंगल कितना बन रहा है डेल्टा, ठीक है। और अब हमने एंगल निकालना होगा, ये हम आपने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में भी जो है वो पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग फाई जो है वो निकालते थे tan फाई की टर्म में, ठीक है। तो ये वाला आपने फॉर्मूले जरूर याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप लोगों ने ये बल्क प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, यंग मॉडुलस पढ़ा है, वो बल्क मॉडुलस पढ़ा है। उसके बाद आपने विस्कोसिटी के बारे में ये पढ़े हैं, ये सात तीनों फॉर्मूले उसी के हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं k अपॉन बल्क मॉडुलस, और कंप्रेसिबिलिटी के इसी के साथ एक -1/v/dv/dp भी आता है, नेगेटिव साइन, यही शो करता है कि कंप्रेस हो रहा है। पॉइसन रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, 200% आएगा, और ये होती है लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन। और इसमें लेटरल स्ट्रेस हमारे पास होता है डेल्टा d/d और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है डेल्टा l/l। इसमें जो इलास्टिक एनर्जी का हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारे पास होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस कितना है उसके भी रिस्पेक्ट स्ट्रेन कितना है, और वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ उसके भी रिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया सरफेस टेंशन, वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस एनर्जी होती है हमारे पास सरफेस टेंशन इनटू एरिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इन एयर और विद रिस्पेक्ट टू द सोप। तो जब हम एयर में बात करेंगे तो 2 इंटू सरफेस टेंशन बाई आर, और अगर सोप का बात करेंगे तो वो डबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके दो कनकेव सरफेसेस होते हैं। कैपिलरी राइज का बात करेंगे तो हमारे पास 2s cos थीटा r 0 इंटू हमारे पास जो है इसका cos थीटा आ जाता है। तो इसमें cos थीटा जो होता है वो एंगल होता है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली हम लोगों को बताता है कि कितना एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ट्यूब के साथ बन रहा है, ठीक है। इसके बाद आ गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास होता है रो जी एच। पॉइंट हम पॉइंट फोर्स पढ़ते हैं वो होती है रो वी जी, मतलब पॉइंट फोर्स क्या होती है, आप किसी कोई मटेरियल को फेंक पानी के अंदर और वो कितना फोर्स लगा के वो ऊपर आ रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट भी बोलते हैं इसको, कई किताबों में थ्रस्ट भी लिखा होगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का बात करेंगे तो पानी जो है वो एक पाइप ले लो और पाइप से जो पानी निकलता जा रहा है, उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नीट के 2017-18 के पेपर में मिल जाएगा। इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम का क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के विद रिस्पेक्ट टू आता है। टॉरसियल थ्योरम का हमारे पास ई फ्लक्स होता है कि एक जार है, वहां पर हमने बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हमने एक होल कर दिया और वहां से कितनी स्पीड से पानी जो बाहर आ रहा है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट 2gh। अगर हम विस्कस फोर्स का बात करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस बीटा ए dv/dx। बीटा क्या रहता है? विस्कोसिटी रहती है। ए क्या होता है? एरिया। और dv/dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्टोक्स लॉ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। बेसिकली जब भी हम कोई स्फेरिकल बॉल जो है वो पानी में फेंकते हैं तो उसका जो वेलोसिटी और फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। जैसे कि आप लोग के सामने ये डायग्राम स्लाइड में आ रही है, और उसका फॉर्मूला होता है 6 नीटा आर वी, वी वेलोसिटी, आर रेडियस, नीटा कोफिशिएंट, और इसमें हमारे पास जो है 6 कांस्टेंट, ठीक है। पॉइस हम उसके बाद हम लोगों के पास दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉइसन इक्वेशन और टर्मिनल वेलोसिटी। पॉइसन इक्वेशन हमारे पास होता है कि कितना फ्लो, मतलब एक ट्यूब में से कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, और टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों को पता है कि 2r के रो माइनस सिग्मा इंटू g/9 मीटा। और जो रो रहता है वो वाटर का डेंसिटी होता है, और जो सिग्मा होता है वो हमारे पास मटेरियल का डेंसिटी रहता है, कि जो मटेरियल हमने वाटर में फेंका है, ठीक है। उसके बाद आ गया वेव मोशन, वेव्स एंड वेव मोशन। इसमें बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम रहता है भाई। इसमें क्या प्रॉब्लम रहता है वो मैं सारा हल कर दूंगा। जनरल इक्वेशन हम लोगों को पता है, कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली x स्क्वायर इक्वल टू 1/v स्क्वायर कर्ली स्क्वायर y बाय कर्ली t स्क्वायर। इसमें टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी रहता है, और
आप लोगों ने हमारे पास एक क्वेश्चन जो वेव नंबर होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब पूरे सर्कल में कितना वेवलेंथ पास कर, तो वो होता है वेव नंबर। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव और हम प्रोग्रेसिव साइन वेव का बात करेंगे, एक प्रोग्रेसिव वेव विद स्पीड की बात करेंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव में बच्चा जी हम लोग जो सिंपली बात करते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी का रेशियो लगाते हैं, और प्रोग्रेसिव साइन वेव में सिर्फ एक साइन फंक्शन का फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, लगभग बाकी दोनों चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, और ये जो साइन वेव वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें लैम्बडा जो है वो वेवलेंथ है, जो स्मॉल टी है वो स्मॉल एक छोटी वेव के लिए, मतलब स्मॉल एक छोटी वेव का मतलब है इसमें एक क्रस्ट के लिए या ट्रफ के लिए, और जो कैपिटल टी है वो पूरी वेव के लिए है। कैपिटल टी जो है पूरी वेव के लिए, पूरी वेव कैसे बन रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया वेव्स इन अ स्ट्रिंग। जैसे आप लोग जो स्ट्रिंग्स हमारे कपड़े सुखाने के लिए छत पे लगाई जाती हैं, उनमें जब आप एक सडनली जर्क देते हो तो किस किस तरह के मोशन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ वेव बनेगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी अपॉन म्यू। जो टी है वो टेंशन है, और म्यू हमारे पास क्या है बता, हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ट्रांसमिटेड पावर का बात करेंगे कि कितना हमने पावर उसको दिया है, वो आ गया 2 पाई म्यू वी ए स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर। इंटरफेरेंस का बात करेंगे तो इंटरफेरेंस में दो वेव्स, इसको ऑप्टिक्स में बड़ा यूज होएगा। इसमें चलो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम किसी भी शादी में गए हैं और दो बंदे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो क्या है, एक बंदे का माउथ से वेव निकला, दूसरे के माउथ से वेव निकला, और दोनों इंटरफेरेंस होके एक तीसरे बंदे के कान में अगर पड़े, हम कहते हैं ना कि दो बंदों की बातें वो तीसरा सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, क्योंकि एक का वेव दूसरे का वेव दोनों इंटरफेरेंस होकर तीसरे के कान में घुस रहे हैं, और उसका एंगल निकालेंगे तो A2 साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 बस। और अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव का बात करें, और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन भी होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव, अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करे और दोनों वेव्स का एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्टेंट आ जाए, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और अगर डिस्ट्रक्टिव होता है एक क्रस्ट और दूसरा ड्रॉप, दोनों जब मिले तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। याद रखना बच्चों, जब भी हम कंस्ट्रक्टिव का बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इसका हमारे पास जो कंडीशन रहती है 2n पाई, और जो डिस्ट्रक्टिव का रहता है वो होता है 2n+1 पाई। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑप्टिक्स में भी होगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टैंडिंग वेव्स का बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास वही सिर्फ वेव्स के में स्टैंडिंग वेव्स के में एंगल आ जाएगा, कॉस और साइन दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसमें भी हम लोग नोड्स और एंटी नोड्स का बात करते हैं, जहां पर हमारे पास दो चीजें आके मिल जाती है, तो ये वेव इस तरह से चली और जहां पर जाके वो मीट करी वो नोड हो गया, बाकी उसके एंटी नोड्स हो जाते हैं। उसकी कंडीशन आप लोगों ने जरूर याद रखनी है कि n+1/2 इंटू λ/2 नोड्स के लिए, और n इंटू λ/2 एंटी नोड्स के लिए। ठीक है, और उसमें जो n रहता है वो 0 1 2 3 और 0 वो सेम रहता है। ये नोड्स और एंटी नोड्स को अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ गया जब दोनों साइड पे हमने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया और सडनली जर्क दिया, और आप देखोगे कि इस तरह का पिक्चर आपके सामने बनता है। और इसमें हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और सिंपल अलाउड फ्रीक्वेंसी, इनके फॉर्मूले बेटा जरूर याद रख लेना। जो आपके सामने है, टेंशन है, मास पर यूनिट लेंथ है, एन हमारे पास नंबर है, एल हमारे पास लेंथ है। ठीक है, और फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक्स का तो आता ही आता है क्वेश्चन, हर साल आता है, कि जिसमें हमारे पास 1/2 इंटू रूट ऑफ टी बाई क्यू। ठीक है, इसके बाद हम वेव का बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन, सेकंड और थर्ड ओवरटोन, और सारी वेव्स बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। तो न्यू वन आ गया हमारे पास का फॉर्मूला, बेसिकली आप याद रखिएगा, न्यू वन इज इक्वल टू 2/2l इंटू रूट ऑफ टी बाय म्यू। एंड सेकंड और थर्ड के लिए बात करेंगे तो म्यू टू 3/2, मतलब इसी तरह से बढ़ता रहेगा, थर्ड और फोर्थ में 4 आ जाएगा, और फोर्थ और फिफ्थ में 4 आ जाएगा, मतलब इस तरह हमारे पास वो बढ़ता ही रहता है, 5 आ जाएगा, इसी तरह बढ़ता ही रहता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रिंग एट दी वन एंड के लिए बात करें, तो उसमें सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से होना है और ख़त्म कहाँ से होना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक का बात करेंगे तो 1/4l इंटू टी अपॉन म्यू। सेकेंड हार्मोनिक का बात करेंगे तो हमारे पास 3/4l टी इंटू न्यू। थर्ड का बात करेंगे तो 5/4l टी इंटू सोनोमीटर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है। आप जिन जिन बच्चों ने लैब में गए हैं, जिन जिन बच्चों ने स्कूल अटेंड किया है, बेसिकली तो उन्होंने ये वाले फॉर्मूले जो है अपनी +1 क्लास में उसके एक्सपेरिमेंट में डराइव भी किए होंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। वैसे टेलीग्राम चैनल फंडू ट्यूटर के ऊपर मैं जो है अब ये सारे के सारे जो PDF है, ये स्लाइड्स हैं, PPTs हैं, और सारी अपलोड करता रहता हूँ साथ ही साथ, तो आप वहाँ पर जाके लिंक लेके सीधा ही वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट का बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वी है। प्रेशर के बाद प्रेशर वेव का बात करूंगा, इसमें साउंड हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड वेव है लिक्विड में, लगा हमने मैटर की अलग अलग स्टेट्स के विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं। इंटेंसिटी के फॉर्मूले बेटा जरूर याद रखना, बल्क मॉडुलस है एस नॉट जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रहती है, म्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहती है। उसके बाद हमारे पास इसको वेलोसिटी की टर्म में भी हम लोग डेराइव कर सकते हैं। इंटेंसिटी तीन फॉर्मूले से ड्राइव हो रही है, आपके सामने है, इसके इंटेंसिटी के और स्पीड ऑफ साउंड इन वेव के मैटर के विद रिस्पेक्ट टू, ये बड़े सारे क्वेश्चंस इसके बनते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टैंडिंग वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में डील करेंगे। स्टैंडिंग वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, बेसिकली P1 इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वी और P2 इज इक्वल टू टी प्लस एक्स बाई वी, और दोनों को सम किया जाएगा तो 2 पी नॉट होता है दोनों का सम इनिशियली, जिसको हम लोग बोल देते हैं। और जो पी वाला जरूर आता है आपके पास, पी वाला क्वेश्चन जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव में मतलब आपके जैसे 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, ठीक है। ऑर्गन पाइप का पास बात करेंगे, बंसरी बजाओ, ठीक है, कृष्ण कन्हैया बन जाओ, बंसरी बजा लो, ठीक है, क्योंकि अभी तो बस ट्रैवल कर रहे हो, बांसुरियां बजाओ। और बेसिकली ये वाली वीडियो अच्छी तरह से एंड तक देखो, क्योंकि हर एक फार्मूला मैं बताई जा रहा हूँ डिटेल मैनर कि कहाँ किस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है, ये भी आपको बता, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप का बात करेंगे तो दोनों साइड जो है वो पाइप क्लोज रहती है, जैसे मंथली में हमारे पास बांसुरी होती है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, उसमें हमारे पास अलाउड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 2n+1 लेमडा बाई फोन, फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसकी बेटा हमारे पास 2n प्लस म्यू बाई एल, एन जो होगा वो हमारे पास 0.2 होगा। फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक का बात करेंगे तो म्यू बाई 4l, फर्स्ट और थर्ड ओवरटोन का बात करेंगे 3 म्यू बाई 4l रहेगा, ठीक है। सेकंड ओवरटोन 5 बाई, और इसमें जो सारी ऑड नंबर ऑफ टोन जो है वो प्रेजेंट होगी। उसके बाद ओपन ऑर्गन पाइप का बात करेंगे कि दोनों साइड ओपन है, तो उसके फार्मूले भी आपके सामने है। बेसिकली उसमें सिर्फ फॉर्मूले में जो है वो एल जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा एन इंटू लेमडा बाई 2, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एन इंटू म्यू बाई 4l, और एन होगा 1 2 0 से शुरू नहीं होगा वो, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक का फॉर्मूला आपके सामने। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस का। रेजोनेंस में हमारे पास बेटा जी जो जो रेजोनेंस कॉलम रहेगा उसमें हमारे पास जितना वाटर का लेवल कम रहेगा, बाकी में सारा रेजोनेंस बढ़ता रहेगा। L+1+D वो किसके बराबर में होएगा, लैम्डा बाई 2। डी जो इनिशियल होता है, और एल हमारे पास होता है कि उसने कितना लेंथ इंक्रीज किया वेव के विद रिस्पेक्ट टू। अभी बीट्स के बहुत सारे फॉर्म है हमारे पास, ऑलमोस्ट अगर हम बोलते हैं कि बीट्स आ रही हैं तो दोनों फ्रिक्वेंसीज आपस में बराबर रहती हैं। क्योंकि दो बीट्स बनती कैसे हैं, जैसे कोई बंदा बोल रहा है और दूसरी साइड से बंदा बोल रहा है, तो उसका बीट्स बढ़ रही है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसका पहला P1 इक्वल टू पी नॉट, फिर उसके हमारे पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और अगर सेकंड का बात करें तो सिमिलरली 2 आ जाएगा उसमें, तो दोनों को सम कर दिया जाएगा। और अगर आपने एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, और इसका चेंज इन फ्रिक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 निकाल लो। ये हमारे पास बीट फ्रिक्वेंसी होगी। बीट फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन भी पिछले सैंपल पेपर में आप देख सकते हैं जरूर आया है। डॉपलर इफेक्ट का बात करेंगे, चुप 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 गाड़ी की एग्जांपल होती है हमारे पास, ट्रेन की एग्जांपल होती है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, मतलब वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू हम इसमें पढ़ते हैं। जो हमारे पास वी रहता है वो होती है वेलोसिटी, यू हमारे पास जो होती है हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी, और जो म्यू नॉट रहता है वो हमारे पास होती है इनिशियल फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास म्यू रहता है सिंपली म्यू जो है बेटा वो हमारे पास क्या होगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो कानों में आपकी साउंड पड़ेगा। जैसे ये नीचे भी मैंने मेंशन कर रखा है कि हमारे पास v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, u नॉट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ऑब्जर्वर मतलब जब ट्रेन आ रही है, सपोज करिए ट्रेन आ रही है पूरे पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ, और ट्रेन जैसे जैसे बढ़ रही है ना आप लोगों को आवाज भी सुनाई देती है, तो यू नॉट वो वाला वेलोसिटी है कि ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू मीडियम में कितना चेंज आ रहा है। ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, इसमें जरूर कुछ ना कुछ जो है वो आएगा ही आएगा। उसके बाद हम लोगों ने प्लेन वेव का बात करना, क्योंकि लाइट वेव का बात आ गया, तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा। उसमें हमारे पास जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, लाइट पॉइंट सोर्स है, वहां से हर तरफ जो है वो लाइट जाएगी। प्लेन में हमारे पास बिल्कुल प्लेन वेव जाएगी, जिसमें आई इज इक्वल टू आई नॉट के बराबर में भी हो सकता है, और स्फेरिकल वेव में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आई है वो आई नॉट बाई आर स्क्वायर भी हो सकता है। ये फॉर्मूला यू याद रखना बच्चों स्फेरिकल का, ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल। उसके बाद यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का बात करेंगे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी होता है, और फेज डिफरेंस हमारे पास होता है 2 लैम्बडा इंटू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा डी डेल्टा एक्स। ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनका जरूर याद रखना, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस की कंडीशन जो मैंने अभी करी थी, हमारे पास कंडीशन थी 2n पाई कंस्ट्रक्टिव, 2n प्लस 1 पाई और डिस्ट्रक्टिव। और अगर हम लोग इसका चेंज फेस डिफरेंस का बात करेंगे तो m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड n प्लस 1/2 लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। इंटेंसिटी का बात करेंगे तो बेटा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट ऑफ I1 I2 कॉस। और मैक्सिमम का बात करेंगे फिर हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। और इसमें याद रखना I मैक्स जो होता है ना मैक्सिमम, वो 4 टाइम ऑफ इनिशियल रहता है। इसका क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट होता है यार। आई मैक्स वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत एक बार नहीं बहुत बार रिपीट होता है। और फ्रिंज विड्थ का हम लोग बात करेंगे तो फ्रिंज विड्थ में हमारे पास लैम्डा डी बाई डी होता है, ठीक है। लैम्डा डी बाई डी जो कैपिटल डी रहता है वो होता है लेंस से लेके स्क्रीन तक का, और जो डी होता है वो स्लिट के बीच का डिफरेंस रहता है। ऑप्टिकल पाथ का मतलब हमारे पास ऑप्टिकल पाथ होता है वो बॉडी ने जो लाइट निकली है वो कौन से पाथ से किधर तक गई है, ठीक है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विद रिस्पेक्ट टू हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस का बात करेंगे थ्रू द ट्रांसमिटेड थिन फिल्म की बात करें तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया भाई, एन लैम्डा आ गया कंस्ट्रक्टिव, एन प्लस 1/2 आ गया डिस्ट्रक्टिव। डायफ्रैक्शन बिल्कुल इंटरफेरेंस के अपोजिट होती है बच्चों, सिंपली याद रखना जो हमने कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस इंटरफेरेंस में पढ़ी हैं वो डिस्ट्रक्टिव की किस में होंगी, डायफ्रैक्शन में, मतलब वाइस वर्सा चलता है। उसमें हम लोग इतना जो है वो अपना टाइम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे जल्दी जल्दी हम लोगों ने करना है, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है, आपको जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, ठीक है। और जो हम हैं हमेशा आपकी सहायता करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया लॉ ऑफ मैलेस। लॉ ऑफ मैलेस जो हमारे पास आई नॉट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी, कॉस के और थीटा। रेजोल्यूशन का क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। 1.22 लैम्डा बाय बी, जो बी होता है उसका डिस्टेंस होता है स्लिट्स का, ठीक है, स्लिट्स का डिस्टेंस रहता है। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर आएंगे। ये तो जनरल है कि आई इज इक्वल टू आर, पहला ही रूल है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो इसमें प्लेन मिरर का बात चलेगा, इसमें स्फेरिकल मिरर के ये फोकल लेंथ का रिलेशन, ये हमारे पास आ गई मिरर इक्वेशन। और नेक्स्ट आ गई हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होती है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेंगे तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द मीडियम। स्नेल्स लॉ का बच्चों बात करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कॉइन फेंका है तो अगर आप उसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली देख रहे हो तो आपको उसी लोकेशन में, अगर आप साइड से देख रहे हो तो आपको हल्का सा ऊपर नजर आता है। जितना हल्का सा ऊपर नजर आता है ना सरफेस से लेके, उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। एक्चुअल में उसका पोजीशन नीचे है बट आपको नजर कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो इसका फॉर्मूला बेटे हमारे पास रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ रहता है, उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डी बाई डी डैश। क्रिटिकल एंगल निकालना होता है साइन इनवर्स 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल वो होता है जब आर हमारे पास सरफेस के साथ कितना बने, 90 डिग्री बने, ठीक है। डेविएशन बाय प्रिज्म का बात करेंगे तो प्रिज्म के केस में हमारे पास एक आई प्लस आई डैश। आई डैश हमारे पास क्या है बेटा जी, इमर्जेंट एंगल, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हम इसी को इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में पढ़े तो साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और लैम्डा एन आ गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। और इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू काफी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन हम अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, और स्फेरिकल सरफेस में ये चीजें याद रख लेना, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और मैग्निफिकेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला 1 बाई एफ म्यू माइनस 1, 1 बाई आर 1, 1 बाई आर 2। सिंपल फार्मूला लेंस फार्मूला हमारे पास 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहती है लेंस के केस में, मिरर में उल्टा होता है। पावर ऑफ लेंस का बात करेंगे तो 1 बाई एफ होता है। अगर टू थिन हम लेंसेज का बात करेंगे तो पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू मीन टू सी दैट। अगर फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू माइनस डी एफ वन बाई एफ टू, अगर दोनों को सेपरेशन एक सर्टेन डिस्टेंस से कर रखा है, ठीक है। अगर हम अब हमारे पास आ गए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें 3 तरह के हमने माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं बेसिकली। हम एक पढ़ते हैं सिंपल, एक हम पढ़ते हैं कंपाउंड, और एक पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। हमारे पास आगे भी 2-3 तरह के होते हैं पर जो मेनली हमारे नीट के सिलेबस के रिस्पेक्ट में ये 3-4 ही है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन डी बाई एफ होता है, कंपाउंड का हमारे पास वी बाई यू इंटू डी बाई एफ ई होता है। उसके बाद हमने रिजॉल्विंग पावर का बात करना, वो भी क्या होता है 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। एस्ट्रोनॉमिकल का बात करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई एफ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। रिजॉल्विंग पावर अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो 1 बाई एंगल होता है, ये याद रखियो, और वो होता है 1 अपॉन
1.22 लैम्डा। इसको रिजॉल्विंग पावर जरूर याद रखना बच्चों, कल के पेपर में बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं, सर मैं बता रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो मोस्टली अकर होते हैं रिजॉल्विंग वाले। उसके बाद कॉशी इक्वेशन का बात करेंगे तो म्यू नॉट प्लस ए बाई लैम्डा स्क्वायर है, बड़ा इजी इक्वेशन है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट विद अ स्मॉल एंगल के बाद में बात करेंगे तो मीन डेविएशन पढ़ेंगे। तो मीन डेविएशन के विद रिस्पेक्ट हम येलो लाइट का बात करते हैं और एंगुलर के विद रिस्पेक्ट हम वायलेट टू द रेड, मतलब उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो माइनस कर देते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो डिस्पर्सिव पावर का बात करेंगे तो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वायलेट टू रेड अपॉन म्यू वाई -1, और येलो लाइट का -1 कर देते हैं, ठीक है। और हम लोगों को पता है अगर ए और आई स्मॉल है तो वो थीटा बाई डेल्टा वाई बन जाता है। अगर हम डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन पढ़ें तो म्यू वाई -1 इंटू ए प्लस म्यू डैश वाई -1 इंटू ए डैश, अगर विदाउट डिस्पर्जन पढ़ें तो ये आपके सामने है। मतलब हमारे पास जो पहले प्रिज्म का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो म्यू है, दूसरे का म्यू डैश है। अगर डेविएशन नहीं हुई तो म्यू वाई -1 इंटू ए प्लस म्यू डैश -1 इंटू ए डैश रहता है। और अगर ये हुई है, अगर हमारे पास डिस्पर्जन नहीं हुई है तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वी डैश। म्यू वी डैश क्या है, सेकंड प्रिज्म में वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू आर डैश क्या है, रेड लाइट का विद रिस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होता है, चेंज होते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग अभी बड़े सिंपल टॉपिक पे आ गए, हीट एंड वो थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर स्केल में जाना है, पीवीसी को एनर्जी आइडियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन, थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम वाइज भी होती है, एरियल वाइज भी होती है, लीनियर भी होती है, थर्मल स्ट्रेस भी हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया यंग मॉडल्स के विद रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं। ये तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। उसके बाद जनरल इक्वेशन, अगर हमने टोटल मास निकालना है तो स्मॉल एम मास ऑफ ईच पार्टिकल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अगर अगर हमने इसी चीज को के टर्म में निकालना है तो आर बाई एन ए आ जाएगा। अगर हम इसके बाद हमारे पास आ रहा है मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सभी फॉर्मूले जो हैं बेटे आपके सामने पड़े हैं। इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, टेलीग्राम चैनल को लाइक करिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बट इसको पढ़ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का दिन निकलने के बाद वापस नहीं आएगा। तो आज सारी वीडियो अच्छी तरह से देख लो, 15-20 मिनट और रह गई है, वीडियो ज़्यादा नहीं है, अच्छी तरह से देख लो सारे फॉर्मूले। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो इन टर्म्स ऑफ 1/3, अगर हम गैसेस की टर्म में तो 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस आता है, ठीक है। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का बात करेंगे 1/2 kT फॉर ईच डिग्री फ्रीडम। अगर एफ फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम का बात करेंगे तो एफ आ जाएगा, यहाँ पर 1 लगाया है क्योंकि ईच का बात कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला F/2 nRT, फॉर्मूला सीधा ही है स्पेसिफिक हीट का, लेटेंट हीट का, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेयर फॉर्मूला, इसको हम सीपी माइनस सीवी बाय आर बोलते हैं। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके बाद हमने रेशो निकालनी है स्पेसिफिक हीट की गैमा सीपी बाय सीवी। उसके बाद हमने रिलेशन निकालना है यू पोटेंशियल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू, वो आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू एन नंबर सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अगर गैस के मिक्सचर की बात करनी है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और इंडिविजुअल की स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई करके दोनों को सम करिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल से। अगर आप लोग मोलर इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हो तो मोनोटोमी के लिए वो होती है 3, सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है। कई बार इजी क्वेश्चन भी तो आने हैं, सारे इजी डिफिकल्ट थोड़ी ना आने हैं। तो मोनोटोमी के लिए इंटरनल एनर्जी की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहती है वो कितनी होती है, एफ कितना, मोलर इंटरनल एनर्जी और आइडियल गैस के लिए कितना होता है हमारे पास है एफ इक्वल टू 3 और डायटोमी के लिए रहता है 5, ठीक है। उसके बाद आ गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा सिंपल है, जितनी हीट देंगे उतना वर्क डन और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। वर्क डन बाय द गैस की बात कर रहे हैं तो वर्क डन बाय द गैस के लिए आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, चारों फॉर्मूले आपके सामने हैं, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। आइसोकोरिक का सीधा 0 होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको जरूर आप पढ़ के जाना। उसके बाद हमने हीट इंजन का बात करना है, कार्नोट भी हम लोगों ने पढ़ा है, पर कार्नोट चलो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के विद रिस्पेक्ट टू सारे फॉर्मूले इसमें इंजन में डिस्कस हो जाने हैं। एफिशिएंसी निकालनी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कार्नोट का भी नीचे आपको देखो साथ में दे रखा है मैंने एफिशिएंसी। एक हीट इंजन का सिंपल Q1 माइनस Q2 बाई Q1, और जो Q1 रहता है जो हीट होती है सोर्स की, Q2 होती है सिंक की। और अगर कार्नोट का बात करेंगे तो हीट की टर्म में भी मैंने दे रखा है और टेम्परेचर की टर्म में भी आप लोगों को मेंशन करके रखा है। अगर हम लोग अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर हीट इंजन के बिल्कुल अपोजिट है। तो वो होता है
जो सिंक की हीट अपॉन टोटल वर्क डन, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, उसके विद रिस्पेक्ट हमारे पास तीन फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर हम आइडियाबैटिक प्रोसेस इसी में पढ़े तो वो चेंज ऑफ हीट जीरो आती है और पीवी हमारे पास बेटा जी आ जाता है कांस्टेंट। कंडक्शन का बात करें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। जो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी की होती है सभी जानते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक्स मतलब डिस्टेंस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी एरिया। सीरीज में बात करेंगे तो आर वन प्लस आर टू, पैरेलल में बात करेंगे तो वन बाई आर वन प्लस आर टू। ये इसी आर के फॉर्मूले से जो ऊपर मैंने मेंशन करके रखा है। इसके बाद क्रिचॉफ लॉ आ गया। क्रिचॉफ लॉ आपके पास प्लस टू में भी है और हीट में भी है। तो क्रिचॉफ लॉ इसमें क्या होता है हमारे पास, एमिसिव पावर अपॉन एब्सॉर्प्टिव पावर। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो रहता है वो भी आपके सामने है कि लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू भी हो आपके सामने है, वो टी पावर 4 से वेरी करता है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी आप लोगों को इनिशियल जो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द माइन पी जो वीन्स का कांस्टेंट था और साथ में एरिया। इसके बाद हमारे पास प्लस टू का बेसिकली सारा शुरू हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना है, 1/4 नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखो आपके सामने है क्या है, -1/4 नॉट Q1 Q2 बाई आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चेंज इन पोटेंशियल का बात करेंगे तो माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर पर चेंज इन सिंगल विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल का बात करेंगे तो इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि बाय डेफिनेशन ही होता है कि कितना वर्क डन लगा है एक चार्ज को इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपको एक ही शीट में मैंने कैप्सूल में दे दी है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है हमारे पास Q इंटू डी। क्यू डी जो रहता है दोनों पोल्स के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल पढ़ते हो तो हमारे पास एक्सियल लाइन में आता है 1/4 पाई सिग्मा नॉट पी cos थीटा बाय दिस। और अगर हमने फील्ड उसकी ढूंढनी है तो 1/4 पाई सिग्मा नॉट 2 पी cos थीटा बाय आर क्यूब और थीटा मतलब सर्टेन एंगल मतलब इक्वेटोरियल एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग इसमें जाएंगे तो 1/4 पाई सिग्मा नॉट पी sin थीटा अपॉन आर क्यूब। तो बच्चों इसकी जगह याद रखना जो यहाँ पे 2p cos थीटा वाला प्रोसेस है वो हमारे पास होता है एक्सियल लाइन का, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट लीनियर पड़ा हो। और जब एक सर्टेन परपेंडिकुलर पड़ा हो तो p sin थीटा बाई आर क्यूब वाला आएगा। अगर हमने अब नेक्स्ट आ रहा है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला सीधा है P क्रॉस E। पोटेंशियल एनर्जी अगर डाइपोल निकालना चाहते हैं तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम गॉस-लॉ का बात करें तो इसमें तो फॉर्मूले बड़े सारे हैं, इसके एप्लीकेशन से भी बड़ा कुछ आता होता है आप लोगों को। फ्लक्स का बात करें ई डॉट डी एस है, गॉस थ्योरम हमारे पास ई डॉट डी क्यू एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी रहती है। अगर हम इसकी अभी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बच्चों हम लोग इसमें कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं कि फील्ड हमने अगर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग का बात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपके सामने है कि EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार इसको ए ग्रेटर देन एक्स भी मान लेते हैं तो फिर ए क्यूब नीचे जो है वो आ जाता है। ठीक है। अगर हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के बारे में बात करनी है तो अगर तो हमारे पास आउटर रेडियस जो सरफेस वाला रेडियस वो बड़ा है उसके विद रिस्पेक्ट टू, अगर इनर वाला रेडियस बड़ा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू। ये ग्राफ्स आपने जरूर इसको एक बार स्टडी करके जाना है, बहुत बढ़िया ग्राफ्स हैं। मैंने बड़ी मतलब इसको डिटेल्ड में जो है बना रखे हैं, उसके पूरे फॉर्मूलेस आपके सामने रखे हैं, उसके बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ भी प्लॉटिंग कर रखी है। ठीक है। अगर हमने स्फेरिकल शेल का बात करना है, पिछले में क्या था, पिछले में हमारे पास सफेयर था, इसमें हमारे पास है शेल। ये होलो भी हो सकता है और कंडक्टिंग भी हो सकता है। हम होलो का बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास पहला ग्राफ जो जब जीरो होता है, जब आर स्मॉल आर लेस देन आर रहता है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रहता है जब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर होता है। पोटेंशियल के केस में सिंपली 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट चार्ज का सेम रहता है बच्चों। इसके बाद हमारे पास गॉस लाइन इस एप्लीकेशन का बात करेंगे। एक हमारे पास आता है लाइन चार्ज का, एक हमारे पास आता है इनफाइनाइट शीट का, एक हमारे पास आता है कंडक्टिंग स्फीयर का। जो लाइन चार्ज का आता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इनफाइनाइट शीट का पढ़ते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर का पढ़ते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट।
कैपेसिटर आ गया आप लोगों के पास, सभी का फेवरेट, सभी का हरमन प्यारा, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट बाई डी, स्फेरिकल का, सिलेंड्रिकल का, ये दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कैपेसिटर इन पैरेलल C1 प्लस C2 बिल्कुल रेजिस्टेंस का ऑपोजिट। अगर हम बात करें कैपेसिटर इन सीरीज की तो 1/C1 1/C2, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना चाहे तो Q स्क्वायर अपॉन 2A अब सी ले नॉट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना चाहे तो हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2V, और हाफ हमारे पास आ जाएगा QV। अगर हम एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा U बाई वी और इज इक्वल टू 1/ε0 E स्क्वायर। अगर हम कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा ε0 K A बाई T, वेयर K इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वाटर वाले क्वेश्चन बड़े आते हैं, किस्मा 80 होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं। करंट डेंसिटी में क्या है, हमारे पास है करंट पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, रेजिस्टेंस का ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है। टेम्परेचर डिपेंडेंस का भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो अल्फा रहता है वो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, ओम्स लॉ का क्या रहता है बेटा, V इज इक्वल टू IR। क्रिचॉफ लॉ में दो रूल आते हैं, एक होता है वोल्टेज रूल, एक होता है करंट रूल। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो हमारे पास करंट रूल है उसमें सारे पॉइंट के ऊपर अगर आके करंट मिल रहा है तो वो नेट उसका जीरो रहता है। और पोटेंशियल सेकंड रूल जो है वो पोटेंशियल वाला है, उसमें भी सिग्मा V किसके बराबर में होता है, या समीशन ऑफ V किसके बराबर में होता है, जीरो के बराबर में होता है, जैसे मैंने लूप रूल में लिख के रखा हुआ है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग अब नेक्स्ट आ रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैंने जैसे कैपेसिटर के केस में बताया था बिल्कुल उल्टा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ब्रिज बैलेंस कंडीशन होती है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S होता है बैलेंस कंडीशन, जैसे यहाँ पर इन्होंने R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 लिया है। और इसमें इसके बाद हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता है V स्क्वायर बाई R, एक होता है I स्क्वायर बाई R और एक होता है VI। एक कौन सा होता है, VI। ये तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर में और वोल्ट मीटर में इसमें क्वेश्चन आप बड़ी बार देखोगे तो सीधा फॉर्मूला आपने इसको नोट कर लेना है। चार्जिंग कैपेसिटर का बात करेंगे तो CV 1 माइनस E की एक्सपोनेंशियल T अपॉन RC, वेयर R इज रेजिस्टेंस एंड C इज कैपेसिटेंस। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक करना है। Q नॉट जो मैक्सिमम चार्ज होता है, इनिशियल चार्ज जिसको हम लोग बोल देते हैं, इनटू E और उसकी एक्सपोनेंशियल T बाई RC। टाइम कांस्टेंट का बात करेंगे तो R इनटू पेटिलियर जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो EMF के विद रिस्पेक्ट टू रहता है, वो होता है पेटिलियर हीट ऑफ और ओवर चार्ज ट्रांसफर। मतलब जितना हीट दिया, हीट बनेगा कैसे, कितना हमने चार्ज ट्रांसफर किया, तो होता है पेटिलियर इफेक्ट। इसका फॉर्मूला आपने एक माइंड में जरूर रखना है। सी बैक इफेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, थर्मो EMF आ जाती है, थर्मो पावर आ जाती है, न्यूट्रल टेम्परेचर आ जाता है, इन्वर्जन टेम्परेचर आता है, और थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा। और एक आपके पास थर्मो इलेक्ट्रिकल पावर के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, देख लेना कल। ठीक है, उसके बाद आ गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मास डिपॉजिट वाला आ गया। ZIT आपको पता है, Z उसमें जो हमारे पास जो पूरा Z रहेगा वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया फैराडे में, और फैराडे का वैल्यू पूरा स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आ गया लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिज्म पे शुरू कर रहे हैं ना, जो लॉरेंस फोर्स होता है वो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स रहता है, मतलब QV V क्रॉस B प्लस QV। और जो चार्ज पार्टिकल का हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें रेडियस और टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, या उसका रेडियस बताओ या उसका टेम्परेचर। क्वेश्चन इसको आस्क कर सकता है टीचर बड़े आराम से। मैग्नेटिज्म का बात करेंगे तो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर के लिए बात करेंगे तो IL क्रॉस B, और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया। और टॉर्क का बात करेंगे तो म्यू क्रॉस B। इसके बाद हमने एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ना है इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वो होता है नेगेटिव ऑफ म्यू इनटू बी। और हॉल इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, वो जरूर पढ़ना है, उसका पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन बड़ी बार बनता है, इसके बगैर पेपर सेट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के लिए, तो उसमें बॉयड-सैवर्ट लॉ सबसे पहला लॉ आ रहा है, जो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है। उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक इनफिनिट वायर है, सारे फॉर्मूलेज आपके सामने हैं, जरूर बेटा इसको देखिएगा। फोर्स बिटवीन द पैरेलल वायर का भी है, एक्सिस और रिंग का भी है, मैंने आर्क का भी दे रखा है, और सेंटर ऑफ द आर्क और रिंग दोनों में कोई ना कोई क्वेश्चन जो बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थीटा और थीटा के विद रिस्पेक्ट टू आर्क। उसके बाद एम्पेयर है। एम्पेयर जैसे हमारे पास अभी उन्हें बॉयड पढ़ाया, बॉयड में क्या था, वो स्ट्रेट वायर का बात करता था, और इसमें जो एम्पेयर वाले में है वो सर्कुलर लूप का बात करेगा। इसमें सोलेनॉइड और टॉरॉइड दोनों में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो ये सोलेनॉइड और टॉरॉइड के दोनों के आपको जो है वो दिए रखे हैं फार्मूलास।
ठीक है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट ड्यू टू करंट का बात करना है। इसमें हमारे पास एंगल ऑफ डिप आ जाएगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेटोमीटर आ जाएगा, मैग्नेटोमीटर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू इनटू एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एच की, कितना अलाउ कर रहा है इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम फैराडे लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फैराडे लॉ का एक्सप्रेशन आपके सामने, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। लेंस लॉ के विद रिस्पेक्ट टू आपको मोशनल ईएमएफ जरूर आनी चाहिए, बीएलवी, क्योंकि जब हम एक कंडक्टर के अंदर लेके जाते हैं ना, मोशन करते हैं बेसिकली फील्ड के अंदर कंडक्टर का, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कितना जो ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन के विद रिस्पेक्ट टू है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर है, मतलब इंडक्टेंस और रजिस्टर, ये तीनों फॉर्मूलेस वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से इसको पढ़िए। डिके लॉ आ गया, किसके विद रिस्पेक्ट हुआ है, एल और आर, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट, उसके टाइम, एनर्जी, डेंसिटी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने। एल हमारे पास सिंपल सा पता ही है कि हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होती है, एम हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन होती है, उसके फॉर्मूले, उसके डेंसिटीज के फॉर्मूले सारे बेटे आप लोगों के सामने, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द रोटेटिंग रिंग का बात करेंगे तो एन ए बी म्यू, ए जो है एरिया है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी सारी आपको क्वांटिटीज का पता ही है, नंबर ऑफ रिंग। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे, उसके हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, टी टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई बाय ओमेगा। एवरेज करंट, आरएमएस करंट, सभी के फॉर्मूले बेटा अच्छी तरह से इसको पढ़ के रखो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनर्जी, एनर्जी आई आर एम एस इंटू आर टी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा पेपर में। इंपीडेंस चाहे आए या ना आए, पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमारे पास रिएक्टेंस है इसका जरूर आएगा। उसके बाद हमने आरसी सर्किट और एलसी सर्किट पढ़ना है, जिसमें हमने इंपीडेंस दो निकालनी है, जेड और एलआर की भी निकालनी है और आरसी की भी निकालनी है। एलसीआर सर्किट का भी आपके पास रेजोनेंस का सारा फॉर्मूला, सारा चार्ट आपके सामने है। उसके बाद हमने पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर्स में तो आपने हर बार देखा होगा, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपने देखा होगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ आता है, ट्रांसफार्मर की रेशियो में कुछ ना कुछ जरूर आता है। अगर हम स्पीड, ये हमारे पास आ गया ईएम वेव, ईएम वेव का चैप्टर बहुत छोटा है, वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो ये चीज है। स्पीड ऑफ ईएम वेव पढ़ेंगे तो c इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट आता है। मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो गई भाई, अब आपका डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर वगैरह, फोटोन का एनर्जी, फोटोन मोमेंटम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें। इसके बाद आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बच्चा बात करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मेरी वीडियो जो है इसी चैनल के ऊपर आएगी, ठीक है, आ चुकी है बेसिकली, अब पिछली वीडियो है वही है, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एच अपॉन पी, पी इज मोमेंटम। एंड उसके बाद आ गया एटम, इसमें बोहर मॉडल का क्वेश्चन जरूर बनता है, रेडियस, टाइम पीरियड, कुछ भी निकालने को आपको बोल सकते हैं। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, अगर आपको एन नंबर ऑफ शेल दे रखे हैं, रेडियस का फॉर्मूला दे रखा है। इसके बाद क्वांटाइजेशन की कंडीशन, L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, फोटोन की एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है। वेवलेंथ निकालना है रिडबर्ग फॉर्मूले के विद रिस्पेक्ट टू, एक्सरे स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ निकालना है, मॉसले लॉ से आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन निकालनी है, हिजनबर्ग का प्रिंसिपल, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। न्यूक्लियर रेडियस आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 3 वेयर एट ए इज द एटॉमिक मास, ठीक है। डिके आपने निकालना है, कितने पार्टिकल डिके हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। पॉपुलेशन इन टाइम का मतलब हमारे पास होता है कितने पार्टिकल एक टाइम के अंदर डिके हुए हैं। एन नॉट होते हैं इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल, और एन हमारे पास रहते हैं, जो हमारे पास एन रहते हैं वो होते हैं कि टी टाइम के बाद कितने हमारे पास बाकी बचे। उसके बाद हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, पॉपुलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यू, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सारे के सारे फॉर्मूले एक बार लिख डालो। क्वेश्चन एक पक्का है, इसमें इसमें छुपा है क्वेश्चन, पक्का है, फॉर्मूला देख लो इसके अच्छी तरह। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर का बात चला, फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रायोड्स, इसके सारे जो है वो आपके सामने फिगर्स बनी पड़ी है। इसके बाद हमारे पास आ गया है प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रायोड, ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ ट्रायोड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ ट्रायोड और रिलेशन बिटवीन दैट, और ये तीनों रिलेशन में से कई क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का बनता है। उसके बाद हमारे पास आ गया वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में, तो ट्रांजिस्टर करंट के बारे में पढ़ेंगे तो कंडक्शन करंट इज इक्वल टू, जो हमारे पास है मीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कंडक्शन करंट। अल्फा और बीटा हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं जिसके रिस्पेक्ट टू कंडक्शन करंट और बेस करंट को डिटरमाइन करते हैं।
लॉजिकल गेट्स आ गए हमारे पास बच्चों। लॉजिकल गेट्स में मैंने पूरे का पूरा लॉजिकल गेट का एक पूरा वीडियो बना के रखा था, उसके क्वेश्चन भी वाई क्यू भी करवा रखे थे। वैसे आपके पास मैं ट्रुथ टेबल के लिए एक छोटा सा चार्ट आपके पास है, एंड और नैंड नॉर एक्सॉर सारा आपके पास बेटा जी है बना हुआ है। ठीक है, सो सारे के सारे मैंने 114 स्लाइड्स में आपको डिटेल्ड में सारा समझा दिया, और काफी कम समय में, बेसिकली कुछ समय में, कितने समय में, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटे में, 1 घंटे में सारे फॉर्मूले आपको हो गए। सो बेटा अब आप लोग 1 घंटा लगा के सारे की सारे फॉर्मूले आपने, सारी 1 2 के कोई फॉर्मूला नहीं बचा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आपका नीट बहुत 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 अच्छा जाएगा। वुड बी डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट।